नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। हमने अपने पिछले व्याख्यान में हिंदी गद्य साहित्य की नवीन विधा संस्मरण के ऊपर चर्चा की थी। संस्मरण की अवधारणा, उसका स्वरूप, हिंदी में संस्मरण विधा कैसे प्रारंभ हुई, प्रारंभिक संस्मरण कौन से थे, उनकी क्या विशेषताएं रही, उनके क्या तत्व रहे, इस पर हमने चर्चा की है। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य में संस्मरण विधा का विकास किस रूप में हुआ, कैसे वो वर्तमान तक विकसित, पल्लवित, पुष्पित होती हुई आज जिस स्वरूप में हमारे सामने है, तो वो कैसे प्रारंभ हुई, इस पर बात करते हैं। गद्य की अनेक विधाएं भारतेंदु युग में ही प्रकाश में आई। भारतेंदु ने स्वयं संस्मरण लिखा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, परंतु एक सुव्यवस्थित रूप में आगे संस्मरण विधा भारतेंदु युग में विकसित नहीं हुई। भारतेंदु युग में हम इस विधा को ना के बराबर देखते हैं। इस विधा का मूल रूप से प्रारंभ द्विवेदी युग जिसे माना जाता है। जब महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में आए, कवि, शिक्षक, लेखक, शिक्षक के रूप में आए, जिन्होंने स्वयं भी साहित्य की रचना की और अपने समकालीन अन्य साहित्यकारों को भी विभिन्न नवीन विधाओं में लेखन के लिए प्रेरित भी किया। तो इस तरह से सरस्वती पत्रिका के माध्यम से संस्मरण विधा का प्रारंभ हुआ। सरस्वती पत्रिका से, चांद पत्रिका से, सुधा पत्रिका से, माधुरी पत्रिका, विशाल भारत आदि पत्रिकाओं में प्रारंभिक संस्मरण प्रकाशित होते रहे। पर प्रथम जो पुस्तकाकार रूप में संस्मरण प्रकाशित हुआ, वे प्रारंभ हुआ द्विवेदी युग में। और सर्वप्रथम हमें जो पुस्तकाकार संस्मरण मिलता है, वे बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित हरिऔध जी के संस्मरण यह मिलता है, जिसमें उन्होंने हरिऔध जी को आधार बना करके उन पर चर्चा करते हुए उनके विविध पहलुओं को प्रस्तुत किया। और इसी कड़ी में दूसरा हमें मिलता है राम कुमार खेमका द्वारा रचित इधर उधर की बातें, जो 1918 में प्रकाशित हुआ। तो ये पुस्तकाकारों में। और पहले संस्मरण की बात करें तो उसमें भी समालोचकों में, विद्वानों में मतभेद है। कुछ मानते हैं कि पद्म सिंह शर्मा कमलेश द्वारा रचित जो संस्मरण है, पद्म पराग, जो रेखा चित्र संग्रह और संस्मरण का संग्रह, वे पहला संस्मरण संग्रह। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि भारतेंदु युग के शलाका पुरुष भारतेंदु द्वारा रचित कुछ आप बीती कुछ जग बीती, यह पहला संस्मरण है। और कुछ विद्वान महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित अनुमोदन का अंत, इसे जो सरस्वती पत्रिका में 1905 में प्रकाशित हुआ, उसे पहला संस्मरण मानते हैं। तो प्रारंभिक संस्मरण के क्षेत्र में हम देखते हैं कि भारतेंदु जी का कुछ आप बीती कुछ जग बीती, या पद्म सिंह शर्मा कमलेश का संस्मरण अकबर इलाहाबादी पर जो उन्होंने लिखा, और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा अनुमोदन का अंत लिखा गया, ये प्रारंभिक संस्मरण के रूप में इनके हम महत्व को स्वीकार करते हैं। और इसके पश्चात बाल मुकुंद गुप्त जी, जो संस्मरण विधा को एक नवीन आयाम देते हैं, अपनी शैली के माध्यम से, रोचक शैली के माध्यम से, व्यंग्य के माध्यम से, चुटीला व्यंग्य करते हुए वे हरिऔध जी के संस्मरण प्रस्तुत करते हैं, सरस रोचक शैली में प्रस्तुत करते हैं। और द्विवेदी युग में यात्रा परक संस्मरणों की भी रचना हुई। जो बाहर गए या विदेश यात्रा की, वे प्रवासी भारतीय जब आए तो उन्होंने अपनी यात्राओं से संबंधित संस्मरण की रचना की। हालांकि इनको यात्रा साहित्य में भी उनकी गणना की जाती है, पर जिस रूप में उनकी प्रस्तुति हुई, वे संस्मरण के श्रेणी में भी आते हैं। उसमें है स्वामी सत्यदेव परिव्राजक का
अमेरिका की यात्रा, हेमचंद्र जोशी का फ्रांस यात्रा, पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी का लखनऊ से देहरादून तक की यात्रा। तो इन यात्रा परक संस्मरणों का मुख्य उद्देश्य बाहर की, विदेश की, पश्चिम की संस्कृति से, रहन सहन से परिचय कराना, पाठकों को उनसे परिचित कराना इनका उद्देश्य रहा। परंतु इस संस्मरण विधा का हम जो उत्कर्ष है, उसका जो संपूर्ण विकास है, वे हम छायावाद में और छायावादोत्तर युग में देखते हैं। छायावादी जो कवि हैं, जो लेखक हैं, कवि ही आगे गद्य विधाओं की ओर प्रेरित हुए। महादेवी कविता भी करती है, साथ ही गद्य रचनाएं भी लिखती है। निराला ने भी कविता के क्षेत्र में भी और गद्य के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। तो जो छायावाद युगीन कवि हैं, वे ही छायावादोत्तर युग में गद्य विधा की ओर प्रेरित हुए और उनके द्वारा अनेक रेखा चित्रों की, संस्मरणों की, आत्म कथाओं आदि की रचना की गई। तो इसलिए हम छायावाद और छायावादोत्तर युग, इन दोनों को एक साथ लेकर के चलते हैं और इन संस्मरणों को विकसित करने का श्रेय पत्रिकाओं को जाता है और सबसे अधिक बाबूराव विष्णुराव पराड़कर संपादित हंस पत्रिका, जिसका प्रेमचंद स्मृति विशेषांक था, जिसमें अनेक संस्मरणों का संकलन हुआ, तो वह महत्वपूर्ण रहा, उसका योगदान अतुलनीय रहा। इसी तरह से सरस्वती, सुधा, चांद, विशाल भारत, माधुरी आदि पत्रिकाओं का विशेष योगदान रहा। ज्योतिलाल भार्गव द्वारा संपादित साहित्यिकों के संस्मरण, ये विशेष रूप से संस्मरण विधा को विकसित करने में, पल्लवित पुष्पित करने में इनका योगदान रहा। और जो संस्मरण संकलन आए, उसमें हम प्रारंभिक संस्मरण संकलनों को देखते हैं जो छायावाद युग में हुए। वे है शिवराव पांडे का मदन मोहन के संबंध की कुछ पुरानी स्मृतियां। स्वतंत्रता आंदोलन उस समय चल रहा था, स्वतंत्रता संघर्ष था और उस समय मदन मोहन मालवीय एक राजनीति के क्षेत्र में युग प्रवर्तक के रूप में, एक राजनेता के रूप में आते हैं और उनसे पूरा समाज प्रभावित होता है। तो शिवराम पांडे ने मदन मोहन जी से जुड़ी हुई अपनी जो पुरानी स्मृतियां थी उनको प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही श्री राम शर्मा, जिन्होंने अनेक रेखा चित्रों की भी रचना की और संस्मरण की भी रचना की, आखेट प्रिय थे, तो उन्होंने शिकार नाम से, जो शिकार करते हुए उनके विविध संस्मरण थे, विविध स्मृतियां थी, उनको प्रस्तुत किया 1936 में। ऐसे ही मनमथनाथ गुप्त ने क्रांति युग के संस्मरण, ये 1937 में प्रकाशित हुआ और शिव नारायण टंडन का झंकार, ये 1937 में प्रकाशित हुआ। तो ये संस्मरण संकलन तो वे हैं जो छायावाद युग में ही प्रकाश में आए और उस समय के ही माने जाते हैं और इनसे प्रेरणा प्राप्त करके, इनसे प्रभावित होकर के छायावादोत्तर युग में, वर्तमान में अनेक संस्मरण लिखे गए। श्री राम शर्मा का बोलती प्रतिमा बड़ा ही प्रसिद्ध संस्मरण रहा। इस पर रूसी लेखक तुर्गनेव के जीवित समाधि का प्रभाव है। बोलती प्रतिमा में समाज के निम्न वर्ग के पात्रों का सजीव चित्रण किया गया है। समाज के वे उपेक्षित पात्र, छोटे वर्ग के पात्र, जिनके प्रति लेखक के मन में करुणा का भाव जागृत हुआ, एक संवेदनशीलता की भावना आई, तो उन पात्रों का सजीव चित्रण वे प्रस्तुत करते हैं और ग्रामीण अंचल की समस्याओं को, ग्रामीण परिवेश का सजीव अंकन श्री राम शर्मा अपने संस्मरण बोलती प्रतिमा में करते हैं। तो इस तरह से जो समाज का उपेक्षित वर्ग है, समाज का जो दीनहीन वर्ग है,
उनके प्रति पाठकों के मन में संवेदना जागृत करना, पाठकों को उनसे जोड़ने का एक महत् उद्देश्य रखते हुए श्री राम शर्मा ने जब बोलती प्रतिमा संस्मरण की रचना की, तो इनसे प्रभावित होकर के महादेवी वर्मा भी अपने जीवन में जो आए हुए व्यक्ति थे, जो वे पात्र, चाहे वे दीनहीन पात्र है, उपेक्षित पात्र है, विधवा है, परित्यक्ता है, उनकी संवेदनाओं को, उनसे जुड़ी हुई जो मानवीयता के पक्ष है, उसको वे अपने संस्मरणों में प्रस्तुत करती हैं। तो हम बात अब इसके बात करते हैं बनारसी दास चतुर्वेदी की। रेखा चित्र विधा को समृद्ध करने में इनका विशेष योगदान रहा। शब्द शिल्पी के नाम से ये जाने जाते हैं। राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत हैं। रेखा चित्र के क्षेत्र में और संस्मरण के क्षेत्र में इन्होंने परवर्ती साहित्यकारों को विशेष रूप से प्रेरित, प्रभावित किया और उनको दिशा निर्देश दिए। रेखा चित्र नाम का इन्होंने उसी शीर्षक से ही रेखा चित्र लिखे और उसकी भूमिका में रेखा चित्र की विशेषताओं को, तत्वों को उद्घाटित करते। इसी तरह से संस्मरण नाम से इन्होंने संकलन निकाला और उसमें संस्मरण की विशेषताएं, संस्मरण के तत्व, संस्मरण की जो मूलभूत अवधारणा है उसको स्पष्ट करते हैं। विशाल भारत और मधुकर पत्र के ये संपादक भी रहे। इन्होंने संस्मरणात्मक रेखा चित्रों की रचना की। उनको ना हम पूरी तरह संस्मरण कह सकते हैं, ना पूरी तरह से रेखा चित्र कह सकते हैं। प्रस्तुति के संदर्भ में, अभिव्यक्ति के स्तर पर वे रेखा चित्र कहे जा सकते हैं और विषय की दृष्टि से उन्हें हम संस्मरण कहते हैं। तो इस तरह से एक नवीन स्वतंत्र गद्य विधा संस्मरणात्मक रेखा चित्र के रूप में ये अपने स्मृतियों को शब्द चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो 1952 में इनका संस्मरण संग्रह आया, हमारे आराध्य। 1953 में संस्मरण। श्रीधर पाठक, विजेंद्रनाथ ठाकुर, गणेश शंकर विद्यार्थी, किशोरीलाल गोस्वामी आदि साहित्यकारों पर इन्होंने संस्मरण लेखन का कार्य किया और परवर्ती संस्मरण लेखकों के लिए ये प्रेरणा स्रोत भी बनकर के सामने आते हैं। संतों पर, समाज सेवियों पर, देश सेवकों पर, साहित्यकारों से संबद्ध अनेक संस्मरणात्मक रेखा चित्रों का लेखन बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया और इनके संस्मरण जो प्रारंभिक संस्मरण थे वे तो विशाल भारत, जिसके ये स्वयं संपादक थे, उसमें प्रकाशित हुए, पर बाद में उन संस्मरणों का संकलन करके संस्मरण नाम से प्रकाशित हुए, हमारे आराध्य के नाम से प्रकाशित हुए। और इनके संस्मरणों में व्यंग्य का पुट मिलता है। सरस रोचक शैली में ये प्रस्तुत किए गए हैं और जो पाठक के साथ सीधा तादाद में स्थापित करते चले जाते हैं। पाठक उन व्यक्तित्वों के विषय में जानता है, उनके अंतरंग पक्षों को जान करके पाठक भी उनके साथ एक आत्मीयता का अनुभव करने लगता है। इसी श्रृंखला में हम बात करते हैं अब हिंदी की उत्कृष्ट गद्य लेखिका महादेवी वर्मा के बारे में। उनके 4 प्रमुख संस्मरण संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। ये इनके प्रसिद्ध गद्य संस्मरण हैं। महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखाएं, इसे रेखा चित्र भी कहा जाता है। इसे कुछ विद्वान संस्मरण की श्रेणी में गिनते हैं। तो वास्तव में ये जो नवीन स्वतंत्र गद्य विधा विकसित हुई संस्मरणात्मक रेखा चित्र, उसका प्रारंभिक रूप हमें स्मृति की रेखाएं में दिखाई देता है, क्योंकि रेखा चित्र में लेखक एक तटस्थ रहता है, निष्पक्ष रूप से आलोच्य विषय का वर्णन करता है,
पर संस्मरण लिखते हुए लेखक निष्पक्ष नहीं रह पाता। उसका व्यक्तित्व उसमें समाहित रहता है, उसकी आत्मीयता उसके साथ जुड़ी हुई रहती है। तो और महादेवी वर्मा चाहे रेखा चित्र प्रस्तुत कर रही हैं, चाहे वे संस्मरण लिख रही हैं, उसमें उनका आत्मीयता का पक्ष, उनमें उनकी संवेदना का पक्ष विशेष रूप से उभर करके आ जाता है। महादेवी वर्मा स्वयं कहती हैं कि इन स्मृति चित्रों में मेरा जीवन भी आ गया है। ये स्वाभाविक भी था। अंधेरे की वस्तुओं को हम अपने प्रकाश की धुंधली या उजली परिधि में लाकर के ही देख पाते हैं। उनके बाहर तो वे अंधकार के अंश हैं। इस तरह से स्मृति की रेखाएं में अनेक उन पात्रों का चित्रण करती हैं जिनके साथ इनका व्यक्तिगत संबंध स्थापित हुआ है। ये अपने जीवन यात्रा में उनके साथ किसी न किसी रूप में भेंट हुई है और इनके अनुभव क्षेत्र में वे आए हैं। बीबिया है, गूंगिया है, चीनी यात्री हैं। इन पात्रों को दीनहीन जो उपेक्षित पात्र हैं, अनाथ हैं, जो समाज जिनकी तरफ ध्यान भी नहीं देता है, तो उन पात्रों के जीवन के उन पक्षों को उभारना महादेवी वर्मा का विशेष आग्रह रहा है और सामान्य जीवन से जुड़े हुए उन पात्रों को लेती हैं। और संस्मरण में अधिकांशतः ये कहा जाता है कि ऐसे व्यक्तित्व लिए जाते हैं जो समाज में प्रसिद्ध है। राजनीति के संदर्भ में, समाज साहित्य के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में जो महान पुरुष हुए हैं, ऐसे विशेष व्यक्तित्व हुए हैं, उनके जीवन से जुड़े हुए ही संस्मरण लिखे जाते हैं। पर महादेवी वर्मा इस का विरोध करते हुए वे उन व्यक्तित्वों को अपने संस्मरणों का केंद्र बनाती हैं जो समाज में उपेक्षित रहे हैं, जो समाज में त्यक्त रहे हैं। उनके प्रति पाठकों के मन में संवेदना जागृत करना इनका मूल उद्देश्य रहा। इसी तरह से इन्होंने अपने जो समकालीन साहित्यकार हुए, छायावाद युग की कवित्री हैं और छायावाद युग के 4 आधार स्तंभ रहे, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। तो महादेवी का अपने समकालीन साहित्यकारों के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा। तो उनके जीवन के विविध अनछुए पहलुओं को पाठकों से परिचित कराना इनका उद्देश्य था और उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करना, आत्मीयता का भाव प्रकट करना भी एक उद्देश्य था। तो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन्होंने रचना की पथ के साथी, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, जो तो इनकी अभिन्न मित्र रही हैं और इनकी अभिन्न सहयात्री भी रही हैं साहित्य यात्रा के संदर्भ में, निराला, प्रसाद, पंत, इन अपने समकालीन साहित्यकारों को उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के इन्होंने संस्मरण साहित्य की रचना की और पूरी इनकी अभिव्यक्ति कलात्मक अभिव्यक्ति रही है। केवल अपनी स्मृतियों को प्रस्तुत कर देना ही उद्देश्य नहीं रहा, उसे कलात्मक रूप प्रदान करना, संस्मरण को एक नवीन स्वरूप प्रदान करने का महत्व कार्य महादेवी वर्मा द्वारा किया गया है। और स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी और अतीत के चलचित्र, ये तीनों रचनाएं तो इनकी साहित्य कला के चरम उत्कर्ष के रूप में जाने जाते हैं। और केवल इन्होंने अपने समकालीन साहित्यकारों का के विषय में ही नहीं लिखा, अपितु उन जीव जंतुओं को जो इनके संपर्क में आए, जिनके साथ इनका घनिष्ठ संबंध रहा, उनको आधार बना करके भी इन्होंने मेरा परिवार इस नाम से संस्मरण की संकलन की रचना की, जिसमें वे गोरा गाय को लेती हैं, सोना हिरनी को लेती हैं, गिल्लू गिलहरी को लेती हैं, रोजा कुतिया के बारे में। तो वो जीव जंतु जिनके साथ इनका बड़ा एक रागात्मक संबंध स्थापित हो गया था, तो उनका मर्मस्पर्शी चित्रण प्रस्तुत करती हैं।
डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जो हिंदी गद्य साहित्य के लेखक हैं, वे इनकी इन रचनाओं के विषय में कहते हैं कि इनकी रचनाएं उनके मर्म में बसी हुई प्रतिमाओं को मूर्त करने वाली है, चाहे वे व्यक्ति हैं या जीव जंतु हैं। तो वो सर्वप्रथम तो उनके मर्म में बस गई हैं, उनके अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई हैं। तो उनसे जुड़ी हुई जो स्मृतियां हैं वे ही इस संस्मरणों के रूप में सामने आई हैं। इनके अंकन में महादेवी का हृदय ही चित्र आधार बन गया है। स्मृति में उभरने वाली रेखाएं शब्द रूप में अवतरित हो गई हैं। तो इस तरह से मित्रों, अभी हमने बात की महादेवी वर्मा के संस्मरण को, संकलन को लेकर के। इसी तरह से एक और बड़ा नाम आता है राहुल सांकृत्यायन का भी, जिन्होंने जो यायावर के रूप में जाने जाते हैं, तिब्बत की, लंका की, सिंहल द्वीप की अनेक देशों की यात्रा की और वहां से बौद्ध साहित्य को प्रकाशित करने का श्रेय इनको जाता है। और वे ऐसे ऐसे दुर्गम स्थानों पर गए और ऐसे साहित्य को, अनुपलब्ध साहित्य को समाज के सामने लाए और उनके अपने जीवन की जो विविध अनुभव रहे, उन स्थानों से, उन वहां की घटनाओं से, वहां के लोगों से, तो उन अनुभवों को वे संस्मरण के रूप में प्रस्तुत करते चले गए। बचपन की स्मृतियां 1955 में प्रकाशित हुआ, जिनका मैं कृतज्ञ हूं। जब वे गए और अनेक मित्रों से मिले, अनेक ऐसे अपरिचित लोगों से मिले जिन्होंने इनकी बहुत सहायता की, तो जिनका मैं कृतज्ञ हूं, इस नाम से इन्होंने संस्मरण लिखा 1957 में। और मेरे असहयोग के साथ ही 1956 में प्रकाशित हुआ। और ये संस्मरण विशेष रूप से पठनीय है, संग्रहणीय है। इसी तरह से प्रकाश चंद्र गुप्त ने पुरानी स्मृतियां नए स्केच, इस नाम से 1947 में संस्मरण संकलन तैयार किया, प्रकाशित हुआ उनका। प्रकाश चंद्र गुप्त का नाम रेखा चित्र लेखन में भी विशेष रूप से अग्रणी रहा। इसी तरह से एक अन्य संस्मरणकार हुए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जिन्होंने जिंदगी मुस्कुराई 1953 में इनका प्रकाशित हुआ। दीप जले शंख बजे 1959 में प्रकाशित हुआ, जो 25 संस्मरण है, जिसमें व्यक्ति के मानवीय पक्ष पर विशेष रूप से ये बल देते हैं। ऐसे ही 1959 में माटी हो गई सोना, इस संस्मरण की रचना की। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने भी संस्मरण, स्वतंत्र संस्मरण भी लिखे और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों की भी रचना की। इसी तरह से मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के रूप में, कहानीकार के रूप में एक विशेष पहचान बनाने वाले गांधीवादी साहित्यकार हुए जैनेन्द्र कुमार। उन्होंने ये और वे, इस नाम से 1954 में संस्मरण की रचना की। उन्होंने गांधी जी से जुड़े हुए भी संस्मरण लिखे हैं, जो क्योंकि गांधीवादी थे और गांधी जी के जीवन से विशेष रूप से प्रभावित रहे, तो गांधी जी के जीवन से उनके विविध पक्षों को लेकर के इनके संस्मरण लिखे गए, वे भी पठनीय हैं। इसी तरह से हिंदी साहित्य जगत में एक प्रसिद्ध उपन्यासकार के रूप में, कहानीकार के रूप में एक विशेष नाम आता है उपेंद्र नाथ अश्क का। उन्होंने संस्मरण लिखा मंटो मेरे दुश्मन। मंटो को आधार बना करके उनके साथ जो इनके निजी अनुभव हुए उसको साझा करते हुए ये 1956 में इन्होंने संस्मरण लिखा। और इस मंटो मेरा दुश्मन में वे मंटो के चरित्र को उद्घाटित करते हुए कहते हैं कि मंटो जिस तरह पीटना जानता था लेकिन पिटना नहीं, पढ़ाना जानता था लेकिन पढ़ना नहीं, उसी तरह मजाक करता था पर मजाक बर्दाश्त करने की शक्ति उसमें नहीं थी, उसे बड़ी जल्दी गुस्सा आता था। तो देखिए, मंटो के व्यक्तित्व को इन दो पंक्तियों में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनका स्वभाव कैसा था। तो इस तरह से
जो पाठक मंटो को नहीं जानते हैं वे इनके संस्मरणों के माध्यम से उन्हें विशेष रूप से पहचान जाते हैं। इसी तरह से एक हालावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण आदि कविता संग्रह की रचना की। तो कविता के क्षेत्र में जैसे वे प्रसिद्ध हुए, उसी तरह से गद्य के क्षेत्र में भी इन्होंने अपनी एक विशेष पहचान बनाई। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत प्रसिद्ध हुई। तो संस्मरण लेखक के रूप में इन्होंने नए पुराने झरोखे इस नाम से संस्मरण की रचना की, जिसमें उन्होंने चतुरसेन शास्त्री और प्रेमचंद से जुड़े संस्मरणों को लिखा। इसी तरह से प्रसिद्ध नाटककार हुए विष्णु प्रभाकर, उन्होंने भी कुछ संस्मरण लिखे, जाने अनजाने, कुछ शब्द, कुछ रेखाएं, शीर्ष राजनेताओं से लेकर सामान्य व्यक्तियों के जीवन से जुड़े संस्मरण। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र बाबू से उनकी जो जुड़ी हुई स्मृतियां थी, उनको आधार बनाकर इन्होंने संस्मरणों की रचना की। तो इस तरह से कुछ संस्मरणकारों के विषय में और उनके प्रमुख संस्मरणों पर हमने चर्चा की, और कुछ हम उन संस्मरणों के भी नाम का उल्लेख आपके सामने कर देते हैं जिनको पढ़ना अच्छा लगेगा, जो आपके लिए जानना आवश्यक है। इंद्र विद्या वाचस्पति का मैं इनका ऋणी हूँ, शिव पूजन सहाय, वे दिन वे लोग, यशपाल का सिंहावलोकन, डॉक्टर नगेंद्र का चेतना के बिंब, डॉक्टर कुंवरपाल सिंह का सिरजे जिनने सपने, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का गंगा स्नान करने चलोगे। तो ये अनेक संस्मरण अद्यतन साहित्य में, हिंदी साहित्य में निरंतर लिखे जा रहे हैं। इसके बाद काशीनाथ सिंह जी ने अनेक संस्मरणों की रचना की, नामवर सिंह ने अनेक संस्मरण की रचना की। तो संस्मरण साहित्य विधा जो द्विवेदी युग से प्रारंभ हुई, छायावादोत्तर युग में निरंतर विकास को प्राप्त होती रही, तो ये साहित्य विधा का भविष्य जो है वो स्वर्णिम है। तो आगे हम देखेंगे कि और साहित्यकार भी इस विधा में अपनी प्रतिभा का परिचय देंगे। तो आज हमने संस्मरण विधा का हिंदी साहित्य में किस प्रकार से विकास हुआ, इस पर चर्चा की। धन्यवाद।